जय हिंद सभी को। तो अपन टॉपिक कौन सा पढ़ रहे थे? राजस्थान की जलवायु। और जलवायु में कल हमने जो देखा उसमें लास्ट पॉइंट छोड़ा था कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो जिसमें सबसे पहला जो जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक था वो था अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति। क्या अक्षांशीय स्थिति भी जलवायु को प्रभावित करती है? तो आप कहोगे बिल्कुल गुरुजी, अक्षांशीय स्थिति भी जलवायु को प्रभावित करती है। चलिए देखते हैं अपने अक्षांशीय स्थिति जलवायु को किस प्रकार प्रभावित जो वो कर पाती है। ये रही अक्षांश रेखाएं, इसको कल हमने देखा था। इसी प्रकार से अक्षांश रेखाएं है ना। ठीक है, अब ये अपन थोड़ा सा इसको समझते हैं इस रूप के अंदर कि जैसे ये अपना पूरा ग्लोब हो गया। ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है? अरे वाह, ये एक तो हो गई ये रेखा, एक ये रेखा, और एक रेखा ये वाली। तो रेखा रेखा है फुल। बीच वाली रेखा का नाम क्या है? भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? ऊपर वाली रेखा का नाम क्या है? और नीचे वाली रेखा का नाम क्या है? मकर रेखा। इनके मध्य जो कटिबंध पाया जाता है वो कौन सा? उष्ण। उष्ण कटिबंध का मतलब क्या होता है? सुनना ध्यान से। और फिर एक क्षेत्र आपको सुनने को मिलेगा आईटीसी जेड। आईटीसी जेड की जो धारा होती है वो क्या होती है ये भी समझेंगे अपने, तो सुनना ध्यान से। ठीक है, देखो, सर्वप्रथम जो सूर्य चमकता है, सर्वप्रथम जो सूर्य चमकता है वो चमकता है किस रेखा पे? भूमध्य रेखा पे, यहां पर। उसके बाद सूर्य जो है उत्तरायण होना शुरू हो जाता है, फिर चमकता है यहां। और उसके बाद सूर्य दक्षिणायन होने लगता है, उसके बाद चमकता है इस रेखा पे, भूमध्य पे। फिर उसके बाद दक्षिणायन, फिर इस रेखा पे, और उसके बाद फिर। तो मतलब सूर्य जो है वो इस प्रकार से जो है वो चमकता है। ये क्या है? सूर्य। ये सूर्य। ठीक है, इसको अभी मैं समझा देता हूँ तुम्हें पूरी कहानी क्या है इसकी। देखो, बात है 21 मार्च की। सर्वप्रथम जो सूर्य चमकता है वो कब चमकता है? 21 मार्च को। 21 मार्च को जो सूरज चमकता है वो किस रेखा पे? तो बताओ, भूमध्य रेखा पे 21 मार्च को सबसे बड़ा क्या होगा? दिन। एक बात याद रखना, जहां पर सूरज चमकेगा, जहां पर सूरज चमकेगा वहां पर क्या होगा? तापमान अधिक। तापमान क्या होगा? अधिक। तापमान अधिक। तापमान अधिक हो गया। वेरी गुड, ये बात आप मानते हो कि तापमान क्या होगा? अधिक। और जिस क्षेत्र का तापमान अधिक होता है वहां का प्रेशर क्या होता है? कम होता है। तो यहाँ का जो वायु का प्रेशर होगा, वायु दाब होगा, वायु दाब, वो क्या होगा? न्यूनतम। तो जिस क्षेत्र का तापमान अधिक होता है वहां का वायु दाब कम होता है। अच्छा, जिस क्षेत्र का तापमान कम होता है वहां का वायु दाब क्या होता है? अधिक। और जो एक बात और यहाँ नोट लगा के लिख लेना कि जो हवाएं चलती हैं, हवाएं वो उच्च वायु दाब से, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है। उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर, निम्न वायु दाब की ओर, वायु दाब की ओर चलती है। तो जो हवाएं चलती हैं वो कैसे चलती हैं? उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर। अब एक बात आप याद रखना कि सूरज जो 21 मार्च को यहां चमका, तो यहां पर तापमान क्या होगा? अधिक। और वायु दाब कहां बनेगा? वायु दाब कम कहां होगा? इसी भूमध्य रेखा पे। उसके बाद क्या है कि सूरज जो होता है वो उत्तरायण शुरू हो जाता है इस प्रकार से। और 21 मार्च के बाद क्या था? 22 मार्च, 22 मार्च के बाद 23 मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून। और जून की कौन सी तारीख भाई? 21 तारीख। 21 जून को सूरज जो चमकता है वो कौन सी रेखा पे चमकता है? करक। और जो हमारा भारत है वो किस रेखा में आता है? तो आप एक बात नोट करो कि भारत में जो अधिक तापमान होता है वो किस महीने में होता है? जून के महीने में। कारण क्या है? क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें होती है कहां पर? कर्क रेखा में, भारत के अंदर। बोलो, इतनी बात समझ में आई तुम्हें?
ठीक है, उसके बाद सूर्य वापस दक्षिणायन हो जाता है, उत्तरायण नहीं होता, और दक्षिणायन होकर फिर यहाँ चमकता है। यहाँ फिर पुनः चमकेगा 23 सितंबर को। तो भूमध्य रेखा पर पुनः सूर्य कब चमकता है? 23 सितंबर को। और 23 सितंबर को फिर भूमध्य रेखा पे तापमान अधिक और वायुदाब कम। ठीक है, उसके बाद सूरज जो है वो दक्षिणायन, और दक्षिणायन करते करते दिसंबर की 22 तारीख, 22 दिसंबर को बताओ सूरज कहाँ चमकेगा? मकर रेखा पे। और मकर रेखा पे सूरज चमकेगा तो बताओ तापमान ज्यादा कहाँ होगा? मकर रेखा पे। उसके बाद पुनः सूर्य कहाँ हो जाता है? उत्तरायण। और ये वापिस 21 मार्च को सूरज कहाँ चमकेगा? भूमध्य रेखा पे। तो पूरे एक साल की कंडीशन जो है, चार महीने, 3 महीने, 3 महीने सूरज यहाँ, 3 महीने यहाँ, 3 महीने यहाँ, 3 महीने यहाँ, तो पूरे 12 महीने जो सूरज है वो इस प्रकार जो है वो, जो पृथ्वी जो है वो घूर्णन करती है सूरज के। तो याद रखना एक बात है, भारत में सबसे बड़ा दिन कब होगा? तो भारत का जो बड़ा दिन माना जाएगा, भारत का बड़ा दिन बताओ कब? 21 जून को। और रात क्या हो जाएगी इस दिन? बड़ा दिन व छोटी रात। दिन बड़ा हो जाएगा, रात छोटी हो जाएगी। और सबसे गर्म महीना भी कौन सा है? गर्म महीना। गर्म महीना जो है वो भी कौन सा है? जून का। क्या कारण होते हैं? कारण ये है कि सूरज की सीधी किरणें। अब मेरी बात सुनो, सूरज चमकेगा तो दिन देगा, तापमान देगा, रोशनी देगा, तो इसलिए दिन जो होता है वो तो बड़ा होता है, रात क्या कर देता है? छोटी। याद रखना 21 मार्च को तो चमकेगा कर्क रेखा पे, और 22 दिसंबर को कहां चमकेगा? अब सूरज देखो भारत वाली रेखा से कितनी दूर चला गया? चला गया ना। इसलिए दिसंबर के महीनों में सूरज तो होता नहीं है, तापमान भारत में होता नहीं है, ठंड पड़ना शुरू हो जाती है। शुरू तो पहले ही हो जाती है, 23 सितंबर से शुरू हो जाती है, फिर ये दक्षिणायन हो जाता है ना सूर्य यहाँ से, तभी ठंड पड़ना शुरू हो जाती है। अब सूरज यहाँ तक आता है, दिसंबर का महीना अपना फुल ठंड वाला होता है। ठीक है, अब देख लो, दिसंबर का महीना है और ठंड पड़ रही है अच्छी खासी, है ना। तो अब क्या है कि दिसंबर में जब सूरज यहाँ होगा तो बताओ, दिसंबर में मकर रेखा का जो दिन है वो क्या हो जाएगा? बड़ा, और रात क्या हो जाएगी? छोटी। अब एक बात और अच्छी प्रश्न आता है, क्या कि दिसंबर 22 को सर्दियां आ जाती हैं भारत में। क्या आ जाती हैं? सर्दियां। और सर्दियों की रात जो होती है वो बड़ी होती है, छोटी होती है? अच्छा, रात बड़ी होती है तो दिन क्या होता है? छोटा। तो बड़ी यानी बड़ी क्या हो जाती है? रात। और दिन क्या होता है? छोटा। अब ये उल्टा हो जाता है कब? दिसंबर के महीने में। और दिसंबर की कौन सी तारीख को? तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए भारत का बड़ा सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। बात समझ में आ रही है ना? देखो 21 जून को तो बड़ा दिन और छोटी रात, क्योंकि दिन बड़ा इसलिए क्योंकि सूरज सीधी किरणें हैं। अब सूरज बहुत दूर आ गया है तो 22 दिसंबर को बड़ी रात हो जाएगी और छोटा दिन हो जाएगा। सर्दियों की रातें बड़ी होती हैं, दिन क्या होते हैं? छोटे। समझ में आई बात? अच्छा, तो गुरुजी ये क्या संबंध दिखा रही है? ये संबंध यही दिखा रही है कि अब जो जहां जहां सूर्य घूमेगा वहां की जो जलवायु देखने को मिलेगी वो कैसी मिलेगी? उष्ण कटिबंध। कैसी जलवायु मिलेगी? उष्ण कटिबंध प्रकार की। और जहां सूरज थोड़ा बहुत, इसके ऊपर एक रेखा और है यहाँ, ठीक है, अंटार्कटिक, तो वहां पर जो देखने को मिलेगी वो कौन सी जलवायु देखने को मिलेगी? शीतोष्ण कटिबंध जलवायु। इसके नीचे भी कौन सी जलवायु देखने को मिलेगी? शीतोष्ण जलवायु। तो ये चेंज कैसे हो रही है? चेंज इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ तो सूरज जो है वो कभी इधर आ रहा है, कभी इधर आ रहा है, कि इधर 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 ऐसे घूम रहा है, कभी मौसम बदल रहा है, तो मौसम बदलेगा तो जलवायु भी बदलेगी। इधर जो है सूरज जाता ही नहीं है तो इधर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए यहाँ की जो जलवायु शीतोष्ण मतलब ठंडी जलवायु है ऊपर वाली, ठीक है, नीचे भी क्या है? शीतोष्ण जलवायु है। और यहाँ की जलवायु कैसे मिलेगी? उष्ण कटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु। ये बात समझ में आई क्या तुम्हें? ठीक है, तो याद रखना, ये इधर उधर सूरज जा रहा है, मौसम बदले। अब देखो जनवरी का महीना कैसा ही होता है, जून का महीना कैसे होता है, मौसम चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, तो बताओ जलवायु को प्रभावित करेगा या नहीं करेगा? करेगा। तो जलवायु को प्रभावित करने वाला पहला कारक समझे? अक्षांशीय स्थिति। ठीक है, इसको उतार लो। अच्छा, आईटीसी जेट क्या होता है? आईटीसी जेट क्षेत्र वहां बनता है जहां पर जो वायु पवनें होती है वो आपस में मिलती हैं। जैसे ये वायु पवनें इस प्रकार से ऊपर से चली, और नीचे से जो वायु पवनें हैं वो इस प्रकार से चली,
और जहां पर दोनों वायु पवनें जो है वो आपस में टकराती हैं, वहां पर जो क्षेत्र बनता है वो कौन सा बनता है? आईटीसी जेड का क्षेत्र। ये टॉपिक इतना आसान नहीं है समझना, आईटीसी जेड। ये अपने थोड़ा भारत की जलवायु होगी ना, क्योंकि राजस्थान में इतना थोड़ा महत्व नहीं है प्रश्नों का, आईटीसी जेड से भारत में ज्यादा रहेगा। क्या समझाऊं? बता दूं आईटीसी जेड? ये उतारो फिर समझाते हैं। जहां पर आईटीसी जेड क्षेत्र बनेगा वहां बारिश होगी। तो विश्व में, ग्लोब में जो सर्वाधिक बारिश होती है ना, वो भूमध्य रेखा के आसपास होती है, क्योंकि यहीं पर ज्यादा आई टी सी जड़ क्षेत्र बनता है। कैसे? आ जाओ समझते हैं। जैसे ये अपना ग्लोब है, ठीक है, और ग्लोब में इस प्रकार से आपको पता है एक रेखा खींची गई है, मैंने बताई थी आपको, ये वाली। बताओ इस रेखा का नाम क्या है? ये रेखा हो गई अपनी भू मध्य रेखा, हो गई। अब मैंने कहा भूमध्य रेखा पर सूरज जो है वो 2 बार चमकता है। कब कब बोलो? एक बार यहां। अच्छा, सूरज 2 बार यहां चमकता है, यानी ऐसा कोई दृश्य नहीं है जहां पर सूरज 2 बार चमके। भूमध्य रेखा पर 2 बार चमकता है, ठीक है। तो भूमध्य रेखा पर सूरज 2 बार चमकेगा, तो बताओ यहां का तापमान क्या होगा? तापमान क्या होगा? और बताओ इस क्षेत्र का जो वायु दाब है, वायु दाब है वो क्या होगा? गुरुजी वायु दाब का मतलब क्या होता है? अरे वायु का भारी क्या कहलाता है? वायु दाब। और वायु दाब को किस में मापा जाता है? मिली बार में। किस में मापा जाता है? मिली बार। वायु दाब का मतलब वायु को भारी वायु दाब के अलावा है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, यहां पर क्या बना? तापमान अधिक और वायु दाब कम। अब बात करते हैं, जब सूरज इस रेखा पे होगा तो यहां क्या प्रभाव पड़ेगा, और इस रेखा पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ये कौन सी रेखा है? करक। और ये कौन सी रेखा है? मकर रेखा। यहां पर स्थिति सामान्य होती है, यहां पर स्थिति क्या होती है? सामान्य। अब आपको पता है कि इधर जो है वो अपने ये हिंद महासागर वगैरह यहाँ जल है। जैसे यहाँ पर अगर बात करें तो हिंद महासागर वगैरह है, ठीक है, नीचे भी फुल सागर वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। अब मैंने आपको एक नियम बताया था, हवाएं कैसे चलती है। देखो यहाँ गर्मी है, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा ठंडा सा मौसम है। कैसा मौसम है? तापमान जो है वो कम ही है यहाँ का, और इधर का तापमान भी क्या है? कम है। तापमान कम होगा तो बताओ इस क्षेत्र का वायु दाब क्या होगा? वायु दाब क्या होगा? अब बताओ हवाएं कैसे चलती है? उच्च वायु दाब से, अरे सारे इधर देख लो, समझ नहीं आएगा क्या करा दिया। उच्च वायु दाब से, उच्च वायु दाब से। तो मुझे एक बात बताओ, अब ये हवाएं कैसे चलेंगी? ये बन रहा उच्च वायु दाब, उच्च वायु दाब से, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब, बोलो चलेंगी या नहीं चलेंगी? तो ये आगे भूमध्य रेखाओं पे हवाएं, ऊपर ये आ गई ऊपर वाली हवाएं, और नीचे क्या है? उच्च वायु दाब, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब, नीचे वाली हवाएं ये चली। और जहां पर ये हवाएं टकराएंगी आपस में, जहां वर्षा करेंगी, और वहां जो क्षेत्र बनेगा, मैं यहां पर आपको बता देता हूं इस प्रकार से, ये हवाएं जो यहां टकराएंगी, यहां जो क्षेत्र बनेगा उस क्षेत्र को ही बोला जाएगा आई टी सी जेड क्षेत्र। समझ में आ गया? तो ये बनता है वर्षा वाला जो है वो क्षेत्र। ऊपर से जो हवाएं, नीचे से हवाएं जहां पर टकराई वहां पर एक क्षेत्र बनेगा जिसे क्या बोलेंगे? आई टी सी जेड। बोलो समझे आई टी सी जेड क्या होता है? समझ गए ना? अब भारत में सर आई टी सी जेड कहाँ बनेगा? जब भारत में तापमान अधिक होगा, जैसे कब? जून के महीने में, तो वहां पर ये चला जाएगा, और वहां से आई टी सी जेड क्या करेगा? देखो मैं तुम्हें समझा ही देता हूँ। अब जून के महीने में जो है वो सूरज कहाँ आ गया?
जून के महीने में सूरज आ गया कर्क रेखा पे, ठीक है, ये आ गया सूरज यहाँ पर कर्क रेखा पे। अब नीचे क्या है? हिंद महासागर। नीचे क्या है? हिंद महासागर, जिसके अंदर जल भरा हुआ है खूब मात्रा में। क्या भरा हुआ है? जल। अब मुझे सुनो, मेरी बात सुनो कि कर्क रेखा पर सूरज चमका तो बताओ यहां पर तापमान क्या हुआ? तापमान क्या हुआ? अधिक। और वायु दाब क्या हुआ? वायु दाब मान लेते कम हुआ। और पानी में उल्टा होता है। पानी में जो है बताओ तापमान क्या होगा? तापमान जो है वो होगा कम, और वायु दाब क्या है? वो होगा अधिक। और हवाएं कैसे चलती हैं? उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है, नहीं चलती? तो उच्च वायु दाब पानी में भर रहा है, तो यहां से पानी उठकर कर्क रेखा की तरफ जाएगा। तो बताओ यहां पर ITCZ क्षेत्र बनेगा या नहीं बनेगा? क्योंकि मैंने कहा था ना, जहां पर हवाएं आपस में टकराए, तो ये हवाएं टकराएंगी, यहां पर हवाओं को बुलाएगा ये, तो ये ITCZ क्षेत्र बन रहा है नहीं बन रहा? तो समझ में यही बात क्या है ITCZ क्षेत्र? तो ITCZ क्षेत्र वहां जहां व्यापारिक पवना मिलती हैं उसे ITCZ क्षेत्र बोला जाता है। तो अब चले आगे अपने, ये बनाना मत, ये समझ लो बस इतना ही। अब बनाओ तो तुम्हारी मर्जी है। ये था समुद्र सॉरी अक्षांशीय स्थिति। अब दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो है समुद्र तल से, क्यों क्यों रहे यहाँ समुद्र तल से ऊंचाई। हेडिंग डालो, समुद्र तल से ऊंचाई। ऐसे मानो ये पानी भरा हुआ फुल नाले में। ये क्या है? पानी। अपने हाथ में ये सब कुछ कुछ भी बना सकता हूं मैं। बोलो। पर्वत, पहाड़, नदियां, झील। ये लो। हाँ, ये क्या है? जल। समुद्र। अब क्या लिखा हुआ है यहां पर? समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई का मतलब क्या होता है? आपने पढ़ा होगा सौर मंडल, है ना? ऐसे वायुमंडल जो है उसकी परतें हैं काफी, जिसमें आपने पढ़ा होगा सौर मंडल। क्या नाम सुना हुआ है? जैसे ये जो है ये है सौर मंडल। सौर मंडल। एग्जाम में अगर प्रश्न पूछे ना, मौसम संबंधित घटनाएं कहाँ घटित होती हैं, तो वो सौर मंडल में। देखो थाने एक बात बताऊं, अपना जो वायुमंडल है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड लिख लो। 11.2 किलोमीटर एक सेकेंड। तो ये पृथ्वी का क्या है? पलायन वेग। अब सुनो मेरी बात ध्यान हो, मतलब अब मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि वायुमंडल पृथ्वी को छोड़ता क्यों नहीं है? देखो वायुमंडल छोड़ देगा पृथ्वी को, उसके लिए हवा कितनी चलनी चाहिए? 11.2 किलोमीटर की प्रति स्पीड हवा चलनी चाहिए। यानी एक सेकंड में कोई चीज उड़कर कितने दूर चली जाए? 11.2 किलोमीटर। अब सुनो बात ध्यान हो बढ़िया। पृथ्वी की सौर मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, इस प्रकार से जो है वो परतें हैं, है ना, वायुमंडल की, जिसमें हम पढ़ते हैं मौसम संबंधित जो घटनाएं होती हैं। जैसे अब ये मौसम, बारिश वगैरह होती है, वो कौन किससे होती है वो? और थे सोचो कि बादल को उठा कितना ही ऊंचा है, कितना ही ऊंचा को नहीं, इससे ऊपर तो 5 परतें और हैं। इससे ऊपर तो 5 परतें और हैं। हेलीकॉप्टर वगैरह तो इसी में उड़ते हैं, सौर मंडल वगैरह के अंदर। किसमें उड़ते हैं? सौर मंडल में, ठीक है, याद रखना। अच्छा, सौर मंडल से अगर हम ऊपर जाते हैं कितना? 165 मीटर। सौर मंडल से 165 मीटर ऊपर जाने पर, सौर मंडल से
165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री तापमान, 1 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बढ़ता नहीं है ऊपर जाने पे, कम होता है। कहने का मतलब प्रति 165, जैसे आप ये बात याद रखना, कितना प्रति प्रति 165 मीटर ऊपर जाओगे सौरमंडल से तो तापमान कितना कम हो जाएगा, 1 डिग्री। मेरी बात सुनो, अगर मैं तुम्हें एक प्रश्न पूछूं कि 2 डिग्री तापमान कम करना है तो बताओ कितना ऊपर जाना पड़ेगा, 165 गुणा 2। इसका जो राइट उत्तर आएगा वो माना जाएगा। समझ में आ गई बात? देखो क्या होता है, हम सीधा रट लेते हैं चीजों को, हाँ ये ऐसे हो गया। अरे जब भूगोल पढ़ने लगे तो इन चीजों को गहराई से समझो आप, है या नहीं है? तो कहने का मतलब ऐसे नहीं बस इतना पढ़ लो कि कोई पूछे ना कि ओशियन जो है वो इतनी ऊंचाई पर है, या कोई भी इतनी अक्षांश रेखाओं में आता है, इतनी देशांतर रेखाओं में आता है, बताओ सूरज कितनी देर में पार करेगा। अक्षांश, देशांतर, इनको इस प्रकार से पढ़ो कि तुमसे कोई भी प्रश्न पूछा जाए क्लियर हो जाए वो, है या नहीं है? तो याद रखना, 100 मंडल से 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री जो सेल्सियस तापमान है वो क्या होता है, कम। और 32 डिग्री नीचे जाने पर, 32 डिग्री गहराई में, सॉरी 32 मीटर, 32 मीटर गहराई में जाने पर 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है। नीचे जाने पर बढ़ता है, ऊपर जाने पे घटता है। नीचे ऊपर जाने पे माइनस होता है और नीचे जाने पर प्लस होता है, बढ़ता है। ये बात याद रखना, ठीक है? अब सुनो बात ध्यान, अब सुनो बात। अब जो क्षेत्र समुद्र तल से जितना ऊंचा होगा, बताओ वो ठंडा होगा या गर्म होगा? ठंडा होगा, बिल्कुल। एक घर यहां बना हुआ है समुद्र तल से ऊंचाई पर, एक घर यहां बना हुआ है, इनमें भी अंतर देखने को आपको मिलेगा। गुरुजी समुद्र तल किसे बोलते हैं? नीचे नीचे वाला तल होता है, ये ऊपर वाला होता है। तो समुद्र की जो ऊपरी लेयर है इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ऊपरी परत, जो होती है ना ऊपरी परत, इसे बोलते हैं समुद्र तल। इसे क्या बोलते हैं? समुद्र तल। ये प्रश्न तुम जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रख लेना। ओके, अब सुनो बात आगे ध्यान से। समुद्र तल से ऊंचाई की यदि हम बात करें तो 165 मीटर ऊपर जाने पे 1 डिग्री तापमान कम हो जाता है, और गहराई 32 मीटर में जाने पे 1 डिग्री तापमान बढ़ता है। तो जो क्षेत्र जितना दूर होगा वो उतना क्या होगा? ठंडा होगा। अगर मैं आपसे पूछूं विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? विश्व का सबसे ठंडा स्थान बताओ रे। तो विश्व का सबसे ठंडा स्थान जो है उसका नाम है वर्खोयास्क। क्या है? वर्खोयास्क। और वर्खोयास्क जो स्थान है बताओ वो कहां पर है? रूस में। कहां पर है? एक बार एग्जाम में मान लो प्रश्न आ जाए, क्या राजस्थान का वर्खोयास्क किसे कहते हैं? राजस्थान का वर्खोयास्क, तो राजस्थान का वर्खोयास्क कहते हैं माउंट आबू को। किसे कहा जाता है? माउंट आबू। और माउंट आबू कहां पर है? ये है सिरोही में। माउंट आबू कहां पर है? सिरोही में। तो इसे राजस्थान का क्या कहते हैं? वर्खोयास्क। अब सुनना बात, ये इतना यहां पर 68 डिग्री सेल्सियस माइनस तक का तापमान देखने को मिल जाता है। -68 डिग्री सेल्सियस बहुत होता है भाई। अब मेरी बात सुनो, आपने गंगानगर जिला की बात करा या सूरतगढ़ की बात करा तो यहाँ तापमान कितना रहता है? 13। अब जैसे आज की तापमान की बताऊँ, 27 डिग्री तापमान है अभी। 27 डिग्री में हमने देख लो क्या क्या पहन रखे हैं, छोटी काटी पहन रखी है, कौन पहन रखी? सोच लो तापमान 16 डिग्री हो जाए तो तुम रजाई बैठकर भूगोल पढ़ोगे, रजाई ओढ़कर। मान लो तापमान 12 डिग्री हो जाए, आग जलाकर यहाँ, अरे ये तो हॉल बहुत गर्म है, बाहर ठंड है, मजाक नहीं कर रहा, हॉल गर्म है जब तुम्हें लग रहा है ऐसी बातें। हाँ, मान लो तापमान हो जाए 5 डिग्री,
मान लो तापमान हो जाए 1 डिग्री। अब बोलो बोलो। मान लो तापमान हो जाए -5 डिग्री। बार बार भाई बात बोलो, बाहर को निकला, बाहर है तुम सो जाएंगे, बाहर निकलेंगे। मान लो तापमान हो जाए -20 डिग्री। सियाचिन वगैरह है ना, यहाँ बर्फ जमी रहती है, यहाँ का तापमान हो जाता है इतना इतना, -7 7 9 9 डिग्री तक देखने को मिल जाता है सियाचिन का तापमान। लेकिन हमारे राजस्थान को जो तापमान है वो न्यूनतम 3 डिग्री तक देखो जा सके, और अधिकतम 49 डिग्री तक। ये निकाला गया है, मतलब 3 डिग्री तक देख सकते हैं। हाँ 50 मान लो, 49 50 एक ही बात है। तो अधिकतम 50 डिग्री तक देख ला और न्यूनतम 49 डिग्री तक। तो कहने को अर्थ क्या है कि सोचो, जहां -68 डिग्री बाहर कौन दे, बोलना नहीं कौन दे। ऐसे बोलोगे ना भारत, तो भा में रह जाओगे, भा जम जाओगे भा में। तो देखो समुद्र तल से ऊंचाई, देखो है तो एक ही क्षेत्र ये भारत वाला ही। अब ये ही भारत में है और ये भी भारत में है, ठीक है, दोनों क्षेत्र एक में ही है। लेकिन जो समुद्र तल से ऊंचा है वो ठंडा है, जो समुद्र तल के पास है इसकी बजाय इतना ठंडा नहीं है। मतलब ये ज्यादा ठंडा है, जो ऊंचे होते हैं वो ठंडे ज्यादा होते हैं। अब भारत का एक ही शहर है, एक ही स्थल है, तो भी ऐसा भाग देखने को मिल रहा है। तो इसे ही तो बोलते हैं जलवायु प्रभावित हो रही है। जलवायु प्रभावित हो रही है नहीं हो रही है, यानी एक स्थल पर जलवायु की भिन्नता देखने को मिल रही है, तो जलवायु तो प्रभावित होगी 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 ना, होगी। ठीक है, तो ये हो गया समुद्र तल से ऊंचाई। अब बात करते हैं समुद्र तल से दूरी की। चलें आगे। देखो पॉइंट नंबर 3, समुद्र तल से दूरी। आपको पता है राजस्थान समुद्र से घिरा हुआ नहीं है, भारत तो फिर भी है, लेकिन राजस्थान जो है वो समुद्र से घिरा हुआ नहीं है। चलो देखते हैं कैसे। ये तो हो गया अपना राजस्थान, और ये हो गया अपना भारत। जितनी आवश्यकता है एक बार उतना ले लेते हैं अपने इसको। ठीक है, अब देखना भाई, ये आपको दिख रहा है, ये है अरब सागर, है ये बंगाल की खाड़ी। अब इनमें आप पजल होते हो कच्छ का रण कौन सा और खंबात की खाड़ी कौन सी है। देखो ये ऊपर वाला भाग है ना, ये वाला, ये तो है कच्छ का रण, और ये वाला जो भाग है ना इसे बोलते हैं खंबात की खाड़ी। और ये इस प्रकार से जो आपको दिख रहा है, ये अपना राजस्थान, इस प्रकार से ये क्या है, राजस्थान। ये मैंने यहां ले लिया, ठीक है, राजस्थान को, राजस्थान। अब अगर बात करते हैं, सबसे पहले राजस्थान के नजदीक क्या है, कच्छ का रण। तो राजस्थान से मान लो अगर अपने जाएं कच्छ का रण, कच्छ का रण, और कच्छ का रण के बाद कहां जाएंगे, खंबात की खाड़ी, और खंबात की खाड़ी के बाद नीचे कहां जाएंगे, इधर है अरब सागर नीचे। तो नीचे क्या है, अरब सागर। और इधर राजस्थान के जो है वो क्या है, बंगाल की, यानी इतनी दूर जल है राजस्थान के इधर में, इधर अब बंगाल की खाड़ी और नीचे हिंद महासागर है। ठीक है, राजस्थान से अगर हम कच्छ कारण जाते हैं तो अपने को दूरी तय करनी पड़ेगी 225 किलोमीटर की। कितनी, खंबात की खाड़ी की अगर और हम जाते हैं तो यहां पर अपने को दूरी तय करनी पड़ेगी 275 किलोमीटर। अरब सागर की ओर यदि हम जाएं तो अपने को दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी,
400 किलोमीटर की कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। अब बताओ राजस्थान उज्जे आपा जावा बंगाल की खाड़ी, तो टोटल दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी। 2900 किलोमीटर। कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। 2900 किलोमीटर। मुझे एक बात बताओ, समुद्र राजस्थान के नजदीक लग रहा है क्या। नहीं लग रहा। अब मैं तुम्हें यहाँ एक उदाहरण देता हूँ। 225 किलोमीटर बहुत होता है दूर। 225 किलोमीटर बहुत दूर होता है। तो कहने का मतलब है राजस्थान में जो जलवायु पाई जाएगी वो अलग होगी और नीचे जो जल वाले राज्यों की जलवायु वो अलग होगी। जैसे अब अपने देखें कि यहां पर मान लो कर्नाटक है। यहां पर कौन सा राज्य है। ये कर्नाटक है। ठीक है। कर्नाटक के बिल्कुल पास क्या है, जल है। और राजस्थान के थोड़ा दूर है जल। तो बताओ कर्नाटक की जलवायु या गोवा का उदाहरण ले लेते हैं। गोवा की जलवायु राजस्थान की जलवायु में अंतर देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। मिलेगा, क्योंकि यहाँ की जलवायु ठंडी मिलेगी क्योंकि ये समुद्र के पास वाले राज्य हैं। वहां की जलवायु गर्म मिलेगी आपको। मिलेगी नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि भारत तो एक ही राज्य मतलब एक ही देश है, उसके अंदर भी जलवायु विविधता देखने को मिल रही है। तो ये भी जलवायु को क्या कर रहा है, कारक प्रभावित कर रहा है। तो जलवायु को प्रभावित समुद्र तल से दूरी भी करती है। जो समुद्र तल से जितना दूर होगा वो उतना गर्म होगा, जो जितना पास होगा वो उतना आर्द्र होगा। समझ में यही बात। आर्द्र का मतलब ठंडो है। चलो आगे बात करते हैं। तीसरा क्या था, चौथा पॉइंट। तो अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला। देखो ये तो जलवायु को प्रभावित करती ही करती है। गुरुजी कैसे, अपने निकालते हैं अरावली पर्वतमाला को। ठीक है, ये राजस्थान। और राजस्थान में इस प्रकार से यहां अपने एक पर्वतमाला है इस प्रकार से। और इस पर्वतमाला का नाम क्या है, अरावली। अरावली पर्वतमाला क्यों बोली गई है, क्योंकि यहां पर क्या बने हुए हैं, पर्वत ही पर्वत है। इसमें क्या है, पर्वत। पर्वत के कारण इसे क्या बोला गया, अरावली पर्वतमाला। आ जाओ राजस्थान में अपन देखते हैं। ये वाला जो भाग है ना, ये वाला यहां पर जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, थार का मरुस्थल। क्या पाया जाता है। और थार में के मरुस्थल में जो मिट्टी पाई जाती है उसके कण क्या होते हैं, मोटे होते हैं। कण क्या होते हैं, मृदा के जो कण होते हैं, मरुस्थल या मिट्टी के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, मोटे। जिसकी एक विशेषता होती है, जिस मिट्टी के कण मोटे होंगे वो जल्दी गर्म होते हैं, जल्दी ही गर्म होते हैं और जल्दी क्या होते हैं, और जल्दी ही ठंडे होते हैं। अब मेरी बात सुनो, जब अपना जून का महीना होगा तो मरुस्थल जल्दी गर्म हो जाएगा। पर्वत में क्या होता है कि जैसे ताप पड़ता है इसके ऊपर, पर्वत जो है वो गर्म होने में टाइम लगाते हैं। गर्म होने में क्या लगती है, देरी लगती है। तो पर्वत की बजाय जो है वो मरुस्थलीय भाग की जो थार भूमि अपने राजस्थान में है, तो उस भाग की जो जलवायु होगी वो भिन्न देखने को मिलेगी। पर्वत की जलवायु जहां आर्द्र होगी, पर्वतों की जलवायु जहां आर्द्र होगी, वहां मिट्टी वाली जलवायु क्या मिलेगी आपको देखने को, गर्म। अब मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। सर्दी है ना, अभी सर्दी है, आप इस रेगिस्तान में चले जाओ, 1 मिनट में ये स्वेटर वगैरह निकाल के उतार दोगे। क्यों, इतनी गर्मी लगने लग जाएगी आपको। उस मिट्टी के कण मोटे हैं, तो सूरज तो चमक रहा है, तो वो क्या है, बहुत गहराई तक चले जाते हैं जो सूर्य की किरणें होते हैं, जिस कारण ये मिट्टी गर्म हो जाती है, जिस कारण क्या है, तापमान छोड़ने लगती है, गर्मी लगने लग जाती है हमें, है ना। तो पर्वत में ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। कई बार आपने देखा होगा कि पिकनिक वगैरह बनाने जाते हैं ना सर्दियों में, है ना, या गर्मियों में, तो पर्वत के ऊपर ये तंबू सा टांग कर बैठ जाते हैं, क्योंकि पर्वत इतने ज्यादा जल्दी गर्म नहीं होते हैं। बात समझ में आ गई क्या। तो पर्वतों की बजाय इधर की जलवायु जो है वो क्या मिलेगी देखने। तो अरावली पर्वतमाला भी एक जलवायु प्रभावित जो है वो काम करती है। और एक बात और आपको पता हो तो राजस्थान में जो अरब सागर का मानसून है वो अरावली के समानांतर होकर निकल जाता है ना। जैसे ये ये दिशा कौन सी है, दक्षिण। ये दिशा कौन सी है, दक्षिण पश्चिम। जो मानसून आता है ना वो यहाँ माउंट आबू में तो खूब वर्षा कर देता है, क्योंकि बादल पानी के भरे होते हैं, वो यहाँ पर्वत है, तो एक बार तो टकरा के यहाँ तो धुआंधार वर्षा कर देते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है
वो जो पानी के भरे हुए बादल, ये हवाएं तो होती हैं, इनको जहां जहां जगह मिलेगी ये वहीं से निकल जाएंगी। तो क्या है कि मानसून जो होता है वो अरावली के समानांतर होके निकल जाता है। तो लिख लो अ, राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून अरावली के समांतर होकर निकल जाता है भाई, निकल जाता है। तो राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून अरावली के समांतर होकर निकल जाता है। लिख लिया इतना, चलें आगे। अब अपन आगे बढ़े, तो आगे भाई बोलो अगला पॉइंट क्या था, 5 नंबर। जल व स्थल का वितरण, जल व स्थल का वितरण, ये वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई थी। जल व स्थल का वितरण, ये नाम नाम अलग है, बात सेम ही है। देखो, मान लो अपने राजस्थान का उदाहरण लेते हैं, ठीक है, अपने राजस्थान का उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है। राजस्थान में बताओ जहां पर ज्यादा जल आपको देखने को मिले, और एक वो बताओ जहां कम जल आपको देखने को मिले, बताओ। तो जल ज्यादा होगा, जैसे कोटा संभाग है, वहां सर्वाधिक नदियां बहती है ना। अपने उदाहरण कोई भी क्षेत्र ले लेते हैं, तो सर्वाधिक जल 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 देखने को मिलता है, वो कौन से क्षेत्र में मिलता है? हाड़ौती के क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? तो बताओ हाड़ौती के क्षेत्र जो है वो सर्वाधिक आर्द्र होगा या नहीं होगा? सर्वाधिक आर्द्रता होगी उसमें, क्योंकि वहां सर्वाधिक क्या देखने को मिलता है? जल। और मान लो एक क्षेत्र लेते हैं अपने जैसलमेर वाला, एक क्षेत्र कौन से लेते हैं? जैसलमेर वाला। अब मुझे ये बताओ यहाँ पर जल क्या है? कम। तो यहाँ की आर्द्रता कैसी होगी? अरे यहाँ की आर्द्रता भी क्या देखने को मिलेगी आपको? कम देखने को मिलेगी। अब आपको गुरुजी राजस्थान तो एक ही है, तो भी इतनी भिन्नता देखने को मिल रही है, तो यही तो है जलवायु प्रभावित। एक स्थल पे भी रहते हुए जलवायु प्रभावित हो रही है। तो ये जलवायु प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? जल व स्थल का वितरण, जल व स्थल का वितरण। अब यहाँ पर जल ज्यादा है, यहाँ जल कम है, यहाँ स्थल ज्यादा है। और स्थल भी कैसा है? स्थल भी कैसा है? वो मरुस्थलीय है। तो यहाँ पर जो है वो तापमान आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, तो यहाँ की आर्द्रता जो है वो क्या मिलेगी? कम। 6 नंबर पॉइंट बोलो। वर्षा, सेम का सेम वही कंसेप्ट है, सेम का सेम वही कंसेप्ट है। वर्षा की अगर मैं आपको बात बताऊं तो बताओ, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? राजस्थान में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो कहां होती है? झालावाड़ के अंदर, ठीक है। राजस्थान में न्यूनतम वर्षा कहां होती है? न्यूनतम वर्षा जो होती है वो होती है जैसलमेर के अंदर। न्यूनतम वर्षा कहां होती है? जैसलमेर में। अब मुझे एक बात बताओ, इनमें से कौन सा भाग आर्द्र होगा? झालावाड़ जिला। तो झालावाड़ की जो आर्द्रता है वो क्या होगी? अधिक। और जैसलमेर की जो आर्द्रता है वो क्या होगी? अब एक स्थल है तो भी ऐसा देखने को मिल रहा है, जलवायु अलग अलग, तो जलवायु अलग ऑटोमेटिक होगी, क्योंकि यहाँ पर वर्षा जो है वो प्रभावित कर रही है। जहां सर्वाधिक वर्षा होगी वहां की आर्द्रता ज्यादा होगी, जहां न्यूनतम वर्षा होगी वहां की आर्द्रता क्या होगी? कम। और नंबर बोलो 7, वनस्पति कारक। लिख लिया इतना, फिर वनस्पति समझते हैं। अरे समझ में तो आ रहा है ना जलवायु प्रभावित कैसे होती है? जहां आपको एक स्थल पर दो जगह चेंज देखने को मिले ना, गर्म सर्द होने का सिस्टम मिले, तो वहां पर जो है वो जलवायु प्रभावित मिलेगी। अब यहाँ सर्द हो रही है, यहाँ गर्मी, यहाँ सर्दी, यहाँ गर्मी, तो ये जलवायु प्रभावित हो जाएगी इससे। ठीक है, अब बढ़ो आगे नेक्स्ट। और 7 नंबर पॉइंट है क्या? वनस्पति कारक, वनस्पति कारक। तो जलवायु को प्रभावित करता है वनस्पति कारक। चलो फिर मैं एक प्रश्न पूछता हूं आपसे। अगर मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं, बताओ राजस्थान में सर्वाधिक वन किस जिले में पाए जाते हैं?
तो राजस्थान में सर्वाधिक वन वाला जो जिला है वो कौन सा है? उदयपुर। राजस्थान में न्यूनतम वन, राजस्थान में न्यूनतम वन वो है चूरू। कौन सा जिला हो गया? चूरू। और वन रहित क्षेत्र पूछे आपसे, वन रहित क्षेत्र, ये प्रश्न भी आरपीएससी ने पूछा है एग्जाम में। तो राजस्थान में जो वन रहित क्षेत्र जो है वो है सम, और सम क्षेत्र जो है वो कौन से जिले में है? जैसलमेर के अंदर। तो ये जो है वो वनस्पति रहित है, वन से रहित है। रहित मतलब वन वगैरह नहीं होते यहाँ पर, ठीक है। तो अब एक बात नोट करो आप, जैसे मान लो ये कोई स्थल भाग है, ये कोई स्थल है। अब इस स्थल भाग पे एक तो क्षेत्र ये है, ये लो, एक तो स्थल ये हो गया। एक ये स्थल है जहां छोटी मोटी कांटेदार जो है झाड़ियां उगी हुई है, ठीक है, एक स्थल ये। अब मान लो सूरज जो है वो चमक रहा है ऊपर से। अब सूरज की किरणें तो आएंगी भारत में, कोई नहीं रोक सकता इस स्थल भाग पे। अब एक सूरज की किरणें यहां गिर रही है, एक सूरज की किरणें इधर गिर रही है, एक सूरज की किरणें यहां गिर रही है और एक सूरज की किरणें जो है वो इधर गिर रही है, इधर की ओर, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, आपा गांव में क्या करता कि गर्मियां में पीपल के पेड़ के नीचे, जो भी पेड़ है उसके नीचे बैठ जाते थे मांचा डालकर, तो वो क्या है, इतनी गर्मी नहीं लगने देता था। क्या होता है दिन के टाइम जो होता है, अब देखो जैसे ये ऊपर एक लेयर बना लेते हैं ऐसे ऐसे, इस प्रकार से ये जो पेड़ होता है पत्तियों से, जिस कारण क्या होता है कि जो सूरज की किरणें हैं वो जमीन तक नहीं पहुंच पाती, जिस कारण ये जमीन का जो भाग रहता है वो क्या रहता है? आर्द्र। आर्द्र का मतलब होता है ठंडा। क्या रहती है यहाँ पर? आर्द्रता जो है वो क्या रहती है? अधिक। अब देखो एक सूरज की किरणें सीधी धरती पे आ रही हैं, तो बताओ ये जो भाग है वो क्या होगा? गर्म। ये क्या होगा? गर्म। यहाँ की आर्द्रता जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब है एक ही भाग है और उसी एक भाग पे जहां वन है वहां तो आर्द्रता ज्यादा मिल रही है, जहां वन नहीं है वहां आर्द्रता क्या मिल रही है? कम। यानी वो भाग तो जहां वन नहीं है वो गर्म है और जहां वन है वो क्या है? ठंडा। तो बताओ जलवायु भिन्न देखने को मिल रही है या नहीं मिल रही? एक ही भाग है तो भी ऐसे देखने को मिल रहा है। तो ये भी जो वनस्पति कारक है वो भी जलवायु को क्या करता है? प्रभावित करता है। तो समझ में आ गई? अच्छा अगला लास्ट पॉइंट बोलो। धरातलीय स्थिति, धरातलीय स्थिति ये सेम ही वो है जो हमने जल और स्थल का वितरण देखा था। धरातलीय स्थिति देखो, राजस्थान में कुछ भाग ऐसे हैं जहां पर क्या पाए जाते हैं? पर्वत। राजस्थान में कुछ भाग ऐसे हैं जहां पर क्या पाए जाते हैं? पेड़ पौधे यानी वन। राजस्थान में कुछ भाग ऐसे हैं जहां पर नदियां बहती हैं। क्या बहती हैं? नदियां। और राजस्थान में कुछ भाग ऐसे हैं जहां पर जो है वो थार फैला हुआ है, थार का मरुस्थल। मतलब ये इतने उदाहरण ले लेते हैं तो समझ में आ जाएगी कहानी क्या है। और मैंने क्या कहा है? धरातलीय स्थिति। धरातल मतलब आप कहते हैं धरातल पे पैर रखना चाहिए इंसान ने, धरातल से उठना नहीं चाहिए ज्यादा, इतना भी नहीं उठना चाहिए कि मैं के ठाके ही बन गयो, ठीक है। कईयों की शादी हो जाती है, वो बोलता ही नहीं है तुम्हारे जैसे, तुम्हारा दोस्त होगा ना, शादी होते ही बोलता ही नहीं है, वो कहता कि बेई मेरा हुआ है तुम्हारा भी होगा, फिर तुम हाथ डाल के चलो क्या आप ही। हाँ तो ये क्या है? इस पर्वत वाला जो भाग है इसकी जलवायु आपको अलग देखने को मिलेगी, जिस क्षेत्र में वन होंगे उनकी जलवायु आपको अलग मिलेगी, नदियों वाले भाग की जलवायु आपको अलग मिलेगी, और थार के मरुस्थल की जो जलवायु है वो आपको क्या मिलेगी? अलग। तो धरातलीय स्थिति भी जलवायु को क्या करती है? प्रभावित। जब एक धरातल पर जलवायु का परिवर्तन देखने को मिलता है तो ये भी जलवायु को प्रभावित करने वाली एक कारक बन जाता है। तो धरातलीय स्थिति भी जलवायु को क्या करती है? प्रभावित। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले 8 कारकों हमने बहुत बेहतर तरीके से समझ लिया। अब अपने जो है वो कल से शुरू कर देंगे कि जलवायु जो है वो किस कारण अपने वर्षा, क्योंकि इतना समझाने का उद्देश्य एक ही था, तुम्हें ये आइडिया हो जाएगा कि अब बारिश कैसे हुई, धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे ना स्टेप बाय स्टेप। तो ये टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग है,
लेकिन बोरिंग टॉपिक को अस्कर जो है वो कर लेगा, वही राजा कहलाएगा, वरना राजा नहीं हो तुम। अच्छा, अब मैं एक बात और कह दूं कि ये टॉपिक जितना करवाया इसमें कोई डाउट है तुम्हें अभी? ठीक है, आज के लिए बहुत है इतना। तो आज के लिए जय हिंद, मिलते हैं अपने अगले भाग।